ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पस के लिए है। इस वीडियो में दी गई जानकारी जनरल नॉलेज के लिए है, पर्सनल मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं। किसी भी हेल्थ कंडीशन के लिए अपने डॉक्टर या क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट जरूर करें। इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर खुद से दवा शुरू या बंद न करें। भैया जी प्रणाम। द सिम्टम स्टोरी के पहले एपिसोड के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। पहले पार्ट में आपने देखा नेचर ऑफ पेन, ड्यूरेशन ऑफ पेन, एब्डोमेन यानी हमारे पेट का नक्शा और रेड फ्लैग्स। इस वीडियो में आप देखेंगे डायग्नोसिस, मैनेजमेंट और क्लिनिकल एग्जामिनेशन। तो चलिए चप्पल पहन लीजिए, कैमरा रेडी है, आइए चलते हैं। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे। उसका सबसे पहला पार्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री जो कि एक डॉक्टर का सबसे खतरनाक हथियार होता है, जो कि हमको एक डायग्नोसिस का क्लू देता है। अब इसको समझने के लिए हम OPQRST फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे। ओ यानी ऑनसेट, यानी दर्द कब शुरू हुआ। सबसे पहले सडन, यानी कुछ सेकंड से मिनटों में दर्द शुरू हुआ। ये दर्द अचानक से होता है। इसके एग्जाम्पल है परफोरेशन, टॉर्जन, एओर्टिक डिसेक्शन और ऑर्गन रप्चर। दूसरा है रैपिड ऑनसेट, जो कि घंटों में शुरू होता है, जिसके एग्जाम्पल है अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस और अक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। तीसरा है ग्रेजुअल ऑनसेट, जिसमें जो दर्द है वो कुछ दिनों में शुरू होता है। उसके एग्जाम्पल है मैलिग्नेंसी और इंफ्लेमेटरी डिजीज। सेकंड, पी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, किस चीज से अपने दर्द पर फर्क पड़ता है। पहला है फूड। इसमें बिलियरी कोलिक पेन जो होता है, जब हम फैटी या फिर ऑयली खाना खाते हैं तो हमको दर्द बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम फैटी या ऑयली खाना खाते हैं तो हमारा गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है और स्टोन होने की वजह से हमें दर्द महसूस होता है। अब हम बात करते हैं गैस्ट्रिक अल्सर और डुओडेनल अल्सर की। गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं उसके बाद हमें दर्द होता है। और डुओडेनल अल्सर में क्या होता है? जब हमें भूख लगती है तब हमें दर्द होता है और खाना खाने के बाद दर्द में आराम मिलता है। तीसरा, पोजीशन। इस पे पैंक्रियाटाइटिस में क्या होता है कि जब पेशेंट आगे झुकता है तो उसको दर्द में आराम मिलता है और वो नी टू चेस्ट पोजीशन में रहना पसंद करता है। दूसरा है पेरिटोनाइटिस। इसमें पेशेंट एक जगह पर स्थिर रहना ज्यादा पसंद करता है। उसे ज्यादा हिलने डुलने से दर्द होता है, जैसे खांसने, छींकने या फिर स्पीड ब्रेकर पर आने में उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है। अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, लेटने से हमें GERD और ईसोफेजाइटिस में हमको आराम मिलता है। दूसरा, हमें चलने या फिर खड़े रहने से हमको किडनी स्टोन में आराम मिलता है। और तीसरा जो है वो हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होती है महिला को हर महीने, एंडोमेट्रियोसिस या फिर ओवेरियन सिस्ट में उसको दर्द होता है। चौथा, फंक्शनल डिसऑर्डर में स्ट्रेस और एंजाइटी में हमको दर्द होता है। पांचवा, IBS में स्टूल पास होने पर हमको आराम मिलता है। अब हम आते हैं तीसरे पर, Q यानी क्वालिटी। दर्द की क्वालिटी कैसी है? पहले आएगा कोली की पेन, जिसपे दर्द कभी तेज कभी कम होता है। इसका एग्जाम्पल आएगा रीनल कोलिक, बिलियरी कोलिक पेन। अब हम दूसरा पेन होता है वो होता है कांस्टेंट पेन, जिसमें दर्द एक तरह का ही होता है। इसका एग्जाम्पल है इन्फ्लामेशन और इस्कीमिया। तीसरा जो है वो होता है बर्निंग और जलन वाला पेन, जिसका एग्जाम्पल है GERD और एसिडिटी। चौथा हमारा आता है शार्प यानी चुभने वाला पेन, जिसका एग्जाम्पल है पेरिटोनाइटिस, परफोरेशन और अक्यूट अपेंडिसाइटिस। अभी पांचवा हमारा आता है डल पेन, जिसका एग्जाम्पल है अर्ली अपेंडिसाइटिस, लिवर कंजेशन और इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट। चौथा हमारा आता है R यानी रेडिएशन। दर्द हमारा कहाँ रेडिएट यानी फैल रहा है। अब उसमें आता है हमारा पहले डायफ्रामेटिक पेन, जो हमारा शोल्डर पे जाता है। दूसरा जो हमारा आता है वो होता है बैक में, जो कि पैंक्रियाटाइटिस में होता है। और हमारा होता है वो एओर्टिक एन्यूरिज्म में। तीसरा हमारा आता है जांघों की तरफ यानी ग्रोइन रीजन में, जिसमें हमारी आती है टेस्टिकुलर पैथोलॉजी और यूरेट्रिक कोलिक पेन। चौथा हमारा आता है चेस्ट में, जिसमें GERD और ईसोफेजाइटिस में हमको चेस्ट में पेन होता है। पांचवा S यानी सिवियरिटी। तो दर्द कितना सीवियर है? पहला आएगा जो कि वर्स्ट पेन ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी का सबसे खतरनाक दर्द, जिसके एग्जाम्पल है परफोरेशन, रीनल कोलिक और मेसेंट्रिक इस्कीमिया। अब आता है हमारा सीवियर पेन, जिसमें होता है हमारा अक्यूट लेट स्टेज एपेंडिसाइटिस, अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस और अक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। तीसरा हमारा आता है मॉडरेट पेन, जिसमें है हमारा अर्ली स्टेज अक्यूट एपेंडिसाइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, UTI और IBS। चौथा हमारा आता है माइल्ड पेन, जिसमें आता है हमारा फंक्शनल डिस्पेप्सिया, कॉन्स्टिपेशन। अब छठा T यानी टाइमिंग। इसमें जो दर्द की टाइमिंग होती है, कब कैसे, उसके बारे में बात करेंगे। इसको हम 3 पार्ट में समझेंगे, ड्यूरेशन, पैटर्न और टाइम ऑफ डे। मिनट्स में परफोरेशन और रप्चर में होता है। आवर्स में आएगा हमारा अक्यूट इन्फ्लेमेशन, जैसे अक्यूट अपेंडिसाइटिस और अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। डेज में हमारा आएगा सब अक्यूट कंडीशन। वीक्स और मंथ्स में हमारा आएगा क्रॉनिक कंडीशन और मैलिग्नेंसी। दूसरा है हमारा पैटर्न। पैटर्न में आएगा हमारा इंटरमीडिएट, जिसमें पेन कभी ज्यादा और कभी कम होता है। इसका एग्जाम्पल आएगा रीनल कोलिक, बिलियरी कोलिक और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। दूसरा है हमारा कांस्टेंट पेन, जिसका एग्जांपल है क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस और IBD। तीसरा है हमारा प्रोग्रेसिव, जिसमें पेन लगातार बढ़ता है, जिसके एग्जांपल है अपेंडिसाइटिस और क्रॉनिक मैलिग्नेंसी। तीसरा है हमारा टाइम ऑफ डे, यानी दिन के कौन से समय में हमको पेन होता है। रात का पेन
यानी नाइट में जो होता है डुओडेनल अल्सर में, क्योंकि रात के समय पर एसिड प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। दूसरा है हमारा अर्ली मॉर्निंग पेन, यानी सुबह का पेन, जो कि क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस में होता है। तीसरा है हमारा पोस्ट मील पेन, यानी खाने के बाद का दर्द, जो हमको गैस्ट्रिक अल्सर और बिलियरी कोलिक और मेसेंट्रिक इस्कीमिया में होता है। पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेने के बाद और उसके सारे सिम्टम्स जानने के बाद अब हम चलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन यानी कि सिस्टमिक अप्रोच पे। इसमें सबसे पहले हम जनरल एग्जामिनेशन करेंगे और उसके बाद सिस्टमिक एग्जामिनेशन करेंगे। इस केस के लिए हमारी सिस्टम है एब्डोमेन यानी कि पेट। जनरल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम लेंगे वाइटल्स, जिसमें आते हैं टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट और बीपी। टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। माइल्ड फीवर है तो एपेंडिसाइटिस या कॉलिसिस्टाइटिस हो सकता है। हाई फीवर विद चिल्स, पेरिटोनाइटिस या पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। सेकेंड, पल्स। जब पल्स बढ़ जाए तो उसे टेकिकार्डिया कहते हैं और टेकिकार्डिया हमें देखने को मिलता है हाइपोवोलेमिया में, सेप्सिस में, दर्द में और स्ट्रेस में। तीसरा है बीपी। बीपी जब कम हो जाए तो उसको हाइपोटेंशन भी कहते हैं। हाइपोटेंशन हमें सीवियर डिहाइड्रेशन और शॉक के केस में देखने को मिलता है। अब ये शॉक दो टाइप के हो सकते हैं, या तो हेमरेजिक या तो फिर सेप्टिक। और जब बीपी बढ़ जाए तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, जो हमें दर्द के रिस्पॉन्स में दिखता है। फोर्थ, रेस्पिरेटरी रेट। जब ये 20 पर मिनट से बढ़ जाए तो इसको टेकिपनिया बोलते हैं। टेकिपनिया हमें दर्द में या तो फिर सेप्सिस में या तो फिर और एसिडोसिस जो कि इश्केमिया या तो फिर डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की वजह से दिख सकता है। अब वाइटल्स लेने के बाद हम कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को देखते हैं, जैसे कि पेलर, जॉन्डिस और ईडिमा। सबसे पहले पेलर। पेलर यानी कि अनेमिया, जिसका मतलब है खून की कमी। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि माल न्यूट्रिशन, मैलिग्नेंसी और क्रॉनिक ब्लीडिंग। अब ये क्रॉनिक ब्लीडिंग के अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि कैंसर, इन्फ्लामेटरी बोवल डिसीज और अल्सर। दूसरा, जॉन्डिस यानी कि पीलिया, जिसमें बिलीरुबिन लेवल्स बढ़ जाते हैं। अब इसके 3 कारण हो सकते हैं, प्री हिपेटिक, हिपेटिक एंड पोस्ट हिपेटिक कॉजेस। प्री हिपेटिक में जैसे कि हीमोलिसिस, हिपेटिक कॉजेस में हेपेटाइटिस और सिरोसिस, पोस्ट हिपेटिक कॉजेस में ऑब्स्ट्रक्शन जो कि कॉमन बाइल डक्ट स्टोन, कोलेंजाइटिस या तो फिर पैंक्रियाटिक कैंसर की वजह से हो सकता है। अगर पीलिया के साथ दर्द हो तो उसके थोड़े कारण हो सकते हैं, जैसे कि असेंडिंग कोलेंजाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस या तो फिर गॉल स्टोन्स। तीसरा फैक्टर है ईडिमा, जिसको हम सूजन भी बोलते हैं। इसके 2 टाइप्स है, पीडल ईडिमा यानी कि पैरों में सूजन और जनरलाइज ईडिमा यानी कि पूरी बॉडी में सूजन। पीडल ईडिमा के कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि माल न्यूट्रिशन, लीवर फेलियर और क्रॉनिक हार्ट डिसीज। और जनरलाइज ईडिमा के भी 2 कारण हो सकते हैं, सिरोसिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम। जनरल एग्जामिनेशन के बाद अब बारी आती है सिस्टमिक एग्जामिनेशन की। और जैसा कि निधि ने आपसे कहा कि इस केस में यानी एब्डोमिनल पेन के केस में सिस्टम जो हम एग्जामिन करेंगे वो है हमारा एब्डोमेन यानी कि पेट। अब किसी भी सिस्टम का एग्जामिनेशन करने के लिए हम 4 ब्रॉड कैटेगरीज में उसको एग्जामिन करते हैं। सबसे पहला इंस्पेक्शन यानी कि आंखों से देखना, यहां पेशेंट को आपको छूना नहीं है। दूसरा पाल्पेशन यानी कि जो इंस्पेक्शन में आपने फाइंडिंग्स देखी है अब आप उसको छूकर कंफर्म करेंगे। तीसरा परकशन और चौथा ऑस्कल्टेशन यानी स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल। सबसे पहला है इंस्पेक्शन, और इंस्पेक्शन में सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे वो है शेप, यानी एब्डोमेन का शेप कैसा है। तो नॉर्मली स्लाइटली राउंडेड होता है या फ्लैट होता है। दूसरी चीज है कि वो डिस्टेंडेड हो सकता है, डिस्टेंडेड यानी कि फूला हुआ हो सकता है। अब कौन कौन से केसेस में फूला हुआ होगा, तो कुछ 5F हैं जो आपको याद रखने हैं। नंबर 1 फ्लैटस यानी कि गैस भरी हुई है, ये किस केस में आपको देखने को मिल सकता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और इलियस। दूसरा F यानी कि फीटस, फीटस यानी कि प्रेगनेंसी में अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसके केस में आपको डिस्टेंडेड एब्डोमेन दिखेगा। तीसरा F यानी कि फैट, तो ओबीज मतलब जो मोटे लोग होते हैं जिनमें सेंट्रल ओबेसिटी होती है उनमें आपको एब्डोमेन डिस्टेंडेड दिखेगा। चौथा F फीसेस यानी कि अगर स्टूल पॉटी अगर पास नहीं हो रही है तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से एब्डोमेन डिस्टेंडेड हो सकता है, यानी फूला हुआ हो सकता है। 5वां F है फ्लूइड, जो कि आपको मलिग्नेंसी, टीबी और लिवर फेलियर में देखने को मिल सकता है। शेप के बाद दूसरी चीज है स्कार्स,
स्कार्स यानी कि कोई भी मार्क, जैसे कि अगर पहले कोई सर्जरी वगैरह हुई है तो वो मार्क आपको एब्डोमेन में देखने को मिलेगा। तीसरा है विजिबल पेरिस्टाल्सिस, यानी कि अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो आपकी आंत यानी इंटेस्टाइन उसके खिलाफ लड़ रही है और पेट पर वेव्स फील हो सकती हैं। चौथा है डायलेटिंग वेन्स, यानी कि पोर्टल हाइपरटेंशन के केस में अम्बिलिकस के अराउंड आपको फूली हुई नसें देखने को मिलती है, जिसे हम कैपेट मेड्यूसे भी बोलते हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट साइंस बताता हूं जो कि क्लिनिकली हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है कुलन साइन। कुलन साइन यानी कि ये हमारा जो अम्बिलिकस यानी नाभि है उसके इर्द गिर्द आपको बैंगन टाइप का कलर जो होता है, वो डिस्कलरेशन जिसे हम ब्रूजिंग भी कहते हैं, वो देखने को मिलती है और ये आपको देखने को मिलेगी हेमोरेजिक पेनक्रियाटाइटिस में। दूसरा है ग्रे टर्नर साइन। तो हमारे पेट की साइड में यानी कि जिसे हम फ्लैंक्स कहते हैं, वहां पर ऐसे ही बैंगन ब्लू नीला बैंगन कलर का डिस्कलरेशन आपको देखने को मिलेगा और ये हमें देखने को मिलता है रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज में। तीसरा, इंस्पेक्शन के वक्त आपको हर्नियल साइट्स भी देखनी है। अब इंस्पेक्शन के बाद अब बारी आती है पाल्पेशन की। तो पाल्पेशन में सबसे पहली चीज है टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी कि आप पेट पर देखेंगे क्या कहीं कोई ऐसा एरिया है जहां का टेम्परेचर बाकी स्किन के कंपैरिजन में बढ़ा हुआ है। और दूसरा, क्या छूने पर यानी उस हिस्से को दबाने पर या छूने पर क्या पेशेंट को दर्द हो रहा है, उसे हम कहते हैं टेंडरनेस। तीसरा है गार्डिंग। गार्डिंग का मतलब ये होता है कि जब आप पेशेंट का पेट छुएंगे तो उस पर जो एब्डोमिनल मसल्स होती है ना, जो एब्डोमेन है उसके अंदर मसल्स है, तो मसल्स टाइट हो जाती है जिसकी वजह से हमें पाल्पेट प्रॉपर करने में समस्या होती है। अब ये वॉलंटरी भी हो सकती है और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब कि पेशेंट डर के कारण या फिर दर्द के कारण वो मसल्स मतलब एब्डोमेन को टाइट करे। और दूसरा इनवॉलंटरी यानी कि अब आप अगर पेशेंट को डिस्ट्रैक्ट भी करें, उसका ध्यान कहीं बटाएं भी, तब भी वो जो गार्डिंग है वो एज इट इज रहेगी। अगला है रीबाउंड टेंडरनेस, यानी कि पेट को छूकर अगर अचानक से छोड़ दिया जाए तो दर्द ज्यादा होता है। ऐसा आपको देखने को मिलेगा पेरिटोनियल इन्फ्लामेशन में। नेक्स्ट है मर्फी साइन। तो मर्फी साइन पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि राइट अपर क्वाड्रेंट को पाल्पेट करते वक्त जब हम पेशेंट से कहें कि आप गहरी सांस लीजिए और दर्द के कारण अगर वो सांस रोक ले तो उसे हम मर्फी साइन पॉजिटिव कहते हैं और ये हमें देखने को मिलता है अक्यूट कोलसिस्टाइटिस में। अगला है रोवसिंग साइन। तो रोवसिंग साइन तब पॉजिटिव होता है कि जब हम लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में प्रेस करते हैं तो पेन राइट लोअर क्वाड्रेंट में हमें देखने को मिलता है और जनरली ऐसा अपेंडिसाइटिस के केस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कार्नेट साइन, यानी कि पेट के जो मसल्स है उन्हें अगर टाइट करें तो दर्द अगर बढ़े या उतना ही रहे तो मतलब कि पैथोलॉजी या दर्द एब्डोमिनल वॉल का था। लेकिन अगर पेन कम हो जाए तो पैथोलॉजी इंट्रा एब्डोमिनल है, यानी कि एब्डोमेन के पेट के अंदर किसी ऑर्गन पे कहीं पर है। वैसे तो और भी ढेर सारे साइंस बचे हैं, लेकिन इतने बताते बताते मैं भी थक चुका हूं और शायद आप भी सुनते सुनते थक चुके होंगे। इसीलिए अब बात करते हैं परकशन की। तो परकशन यानी कि जो ऐसे किया जाता है, अगर आप मेडिको स्टूडेंट है तो आप समझ ही जाएंगे परकशन क्या है। परकशन में हम सबसे पहला देखते हैं लिवर स्पान। दूसरा, हम असाइटिस के साइंस एलिसिट करते हैं जैसे कि हॉर्सशू डलनेस, शिफ्टिंग डलनेस, और फाइनली आता है ऑस्कल्टेशन यानी कि स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल। तो बाउल साउंड्स एब्सेंट होंगे किस केस में? पेरिटोनाइटिस। तो बहुत हुआ ज्ञान, अब करते हैं डायग्नोसिस। तो सबसे पहले है लैब इन्वेस्टिगेशन। एक्यूट एब्डोमिनल पेन के लिए सीबीसी करा जाता है, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें अगर ल्यूकोसाइटोसिस है तो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन को सस्पेक्ट करा जा सकता है। लेकिन याद रहे, अकेला डब्ल्यूबीसी काउंट अर्जेंट और नॉन अर्जेंट को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। तीसरा है अनीमिया, जो क्रॉनिक ब्लीडिंग और मैलिग्नेंसी को सस्पेक्ट करने में हेल्प करता है। अगला है थ्रोम्बोसाइटोसिस, मतलब प्लेटलेट काउंट का बढ़ जाना, जिससे आईबीडी और मैलिग्नेंसी की तरफ हमारा डाउट बढ़ जाता है। दूसरा है सीरम अमाइलेज और लाइपेस। लाइपेस सेंसिटिव है और स्पेसिफिक है पेनक्रियाटाइटिस के लिए, लेकिन अगर इसका अमाउंट 3 गुना ज्यादा बढ़ जाए तो वो डायग्नोस्टिक है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के लिए। तीसरा है लीवर फंक्शन टेस्ट। अगर एएलपी और जीजीटी एलिवेटेड है तो ये सजेस्ट करता है बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, और अगर ट्रांसअमाइनेज एलिवेटेड है तो ये सजेस्ट करता है हेपेटाइटिस। चौथा है रीनल फंक्शन टेस्ट। यूरिया और क्रिएटिनिन असेस करते हैं रिहाइड्रेशन की जरूरत को। पांचवा है सीरम इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये सब। वॉमिटिंग और डायरिया उसमें इम्बैलेंस कॉज कर देते हैं। नेक्स्ट है सीरम लैक्टेट। मेसेंट्रिक इश्चेमिया, सेप्सिस और शॉक में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। सीआरपी
ये इन्फ्लेमेशन को मॉनिटर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है यूरिन एनालिसिस। हेमेचूरिया जो स्टोन और यूटीआई के केस में होता है, पायूरिया जो कि इन्फेक्शन में होता है। तो लैब इन्वेस्टिगेशंस के बाद आता है इमेजिंग मोडालिटीज। तो सबसे पहले आता है प्लेन रेडियोग्राफी। इसका बहुत लिमिटेड रोल है। एब्डोमिनल एक्सरे में बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन पैटर्न और रिनल स्टोन देखने को मिल सकते हैं। अगला है यूएसजी जो फर्स्ट लाइन है। यूएसजी प्रिफर्ड किया जाता है एज फर्स्ट इमेजिंग मोडालिटी, और अगर ये इनकंक्लूसिव आए तो सीटी स्कैन करते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि कोई रेडिएशन नहीं है, चीप होता है, बेड साइड पे कर सकते हैं और उसी टाइम रिजल्ट हमें पता चल जाता है। ये बेस्ट है फॉर गैलस्टोन, कोलेसिस्टाइटिस, प्रेगनेंसी, गायनेकोलॉजिकल और अपेंडिसाइटिस के लिए। तीसरा है सीटी स्कैन जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है। एक्यूट एब्डोमिनल पेन में सीटी हाईएस्ट स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी प्रोवाइड करता है। हम कब सीटी स्कैन करते हैं? जब डायग्नोसिस अनक्लियर हो, सस्पेक्टेड परफोरेशन हो और कॉम्प्लेक्स पैथोलॉजी हो। चौथा है एमआरआई। इसके इंडिकेशंस है लिवर लीजन और क्रोन्स डिजीज। टुवर्ड्स द एंड हम मैनेजमेंट की बात करते हैं। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की शुरुआत होती है इनिशियल रिसोसिटेशन से, जिसमें हम एबीसी अप्रोच फॉलो करते हैं। ए मतलब एयरवे, इंश्योर करे कि पेटेंट हो। बी मतलब ब्रीदिंग, अगर हाइपोक्सिया हुआ है तो ऑक्सीजन देना है। सी मतलब सर्कुलेशन, आईवी एक्सेस चेक करें, अगर फ्लूइड की जरूरत है तो क्रिस्टलॉइड्स देते हैं जिसमें नॉर्मल सेलाइन और लिंगल लैक्टेट आते हैं, और वाइटल्स को मॉनिटर करते रहें। फिर आते हैं एनाल्जेसिक्स। अगर माइल्ड पेन है तो पैरासीटामोल, एनसेड दे सकते हैं। मॉडरेट टू सीवियर पेन है तो ओपियोइड यूज कर सकते हैं जैसे कि ट्रेमाडोल। इसके बाद है एंटीबायोटिक थेरेपी। सेप्सिस रिकॉग्नाइज होने के 1 घंटे के अंदर अंदर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट शुरू कर देनी है। शुरुआत करनी है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से, जैसे 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन प्लस मेट्रोनिडाजोल। नील पर ओरल स्टेटस यानी मुंह से कुछ खाना पीना नहीं है, और ये सारे एब्डोमिनल केसेस में फॉलो करना है। इसके बाद आता है सीरियल क्लिनिकल एग्जामिनेशन। 4 से 6 घंटे में एग्जामिन करते रहना है और हर चेंज को डॉक्यूमेंट करना है। इसके बाद आता है सर्जिकल कंसल्टेशन। सर्जिकल रेफरल के इंडिकेशंस देखते हैं। पहला है पेरिटोनाइटिस यानी एब्डोमेन में गार्डिंग, रिजिडिटी और बाउल साइन का एब्सेंट होना। फिर है परफोरेशन यानी न्यूमोपेरिटोनियम। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन जो कि कंजर्वेटिवली रिजॉल्व नहीं हुआ है। एक्यूट मेसेंट्रिक इस्केमिया और स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया। मैं उम्मीद करता हूं कि एब्डोमिनल पेन यानी पेट दर्द आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ आया होगा, और मैं जानता हूं कि काफी अजीबोगरीब डिसीजेस, बीमारियों और इन सब का बॉम्बार्डिंग आपको लगा होगा, लेकिन अब सिम्टोमेटोलॉजी कर रहे हैं तो ये सब पढ़ना जरूरी है, और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि हर एक बीमारी के बारे में डिटेल में कभी ना कभी आगे पीछे कहीं चर्चा हो। और एज डॉक्टर्स आपको जानना बहुत जरूरी है कि एब्डोमिनल पेन अपने आप में एक कहानी बयान करता है। एज डॉक्टर्स हमें सुनना ध्यान से है, देखना आंखों से है, जांचना हाथों से है, सोचना दिमाग से है और करना दिल से है। कभी कभी बेस्ट ट्रीटमेंट है इंतजार करना, बट विथ मॉनिटरिंग, और कभी कभी तुरंत ऑपरेशन की जरूरत होती है। क्लिनिकल जजमेंट अनुभव से आती है, और अनुभव आता है गलती करके उनसे सीखने से। तो हम्बल रहें, हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहें। कभी भी किसी से भी आपको सीखने को मिल सकता है। और याद रहे, योर फैमिली नीड्स यू हेल्दी, नॉट जस्ट अलाइव। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सफर पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए मां नर्मदा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। लहराएंगे नगमों के खिलते कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है।